हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लाए हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 वर्क एनर्जी एंड पावर। इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था वो क्या था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। वो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ एक्सप्लेन किया था। जिसने अभी वो नहीं देखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर उसको ज़रूर देख लेना। यहाँ आज हम पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपका एक भी डाउट नहीं बचे। मतलब बहुत इजी आपके लिए ये चैप्टर बना दूंगा। बस आपको इतना करना है कि आपको ये पूरी वीडियो पूरी देखिए और फिर बाद में जो आपसे डाउट हो उसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछना। ठीक है, बस आपका यही काम है, बाकी काम आपको समझाने का वो मेरा। आइए स्टार्ट करते हैं। हम फ्रंट पेपर पर कुछ पिक्चर्स भी लगा देता हूँ, तो इन्हें ऐसी स्किप मत करना। यहाँ से अभी आप कुछ सीख सकते हो। यहाँ देखकर आप काफ़ी कुछ समझ सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो आप काफ़ी अच्छे से यहाँ समझ सकते हो, तो इनको अच्छे से स्किप मत करिएगा और आगे मैं समझाऊंगा सब कुछ। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से। देखिए, पहला है हमारा वर्क क्या होता है। एक्चुअली हमारा है क्या, अब तक जो हम डेली लाइफ में जो वर्क मानते थे वो ये था कि मतलब कोई भी अगर बैठा हुआ है, वो कुछ काम कर रहा है तो हम कहते हैं बहुत काम कर रहा है, चाहे उसमें कुछ मतलब उसने कुछ मतलब डिस्टेंस कवर की हो कि नहीं, लेकिन हम उसको काम मानते थे। ये हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स आकर के बोलते थे कि हमारा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। लेकिन अगर हम साइंस की डेफिनेशन में देखते हैं, या कोई बंदा साइंस पढ़ा हुआ है, वो ये नहीं बोलेगा कि यार बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। वो कहेगा, या दूसरा बंदा पूछता कि आपको लग रहा है ये वर्क कर रहा है, तो बोले बिल्कुल नहीं, वर्क डन जो है इसका जीरो है एकदम। वो बोले यार ये कैसे, तो साइंस जो पढ़ा हुआ बंदा है जैसे कि तुम हो, फिर वो बोलेगा यार वर्क डन की डेफिनेशन बताओ। ठीक है, तो बताएगा यार ऐसा है, ये मतलब इसने कुछ मान लिया फोर्स तो लगाई, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ कुछ भी। तो बोले ये क्या है, बोले भाई वर्क डन करने के लिए जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तभी हमारा जो है कुछ भी वर्क डन करा हुआ माना जाएगा, वर्क मतलब करा हुआ माना जाएगा। तो हमने वर्क की इसी तरह से डिफाइन किया कि वर्क इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब जिस तरफ या जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, वहाँ कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट, जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा समझ लीजिए, जैसे ये कोई बॉक्स है और अगर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं कि कोई बंदा है, ठीक है, लेकिन अगर ये फोर्स तो लगा रहा, अपनी एनर्जी रिलीज हो रही, सब कुछ हो रहा, लेकिन अगर ये बॉक्स अपनी पोजीशन पे है T1 पर भी और T2 भी, तो वर्क डन इसका जीरो होगा। लेकिन अगर ये क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है कुछ एस डिस्टेंस, ठीक है, एस डिस्टेंस, अगर ये बॉक्स यहाँ आ जाता है, कुछ डिस्प्लेस हो जाता है एस डिस्टेंस, तो इसका वर्क डन माना जाएगा। अब समझ में आ गया कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना भी वर्क के लिए क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, अब हमने ये दिखा दिया है कि मैंने नीचे देखिए, ये देख सकते हैं आप कि इसीलिए जो है टू कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाई फॉर डन टू बी डन। मतलब ये दो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए किसी भी वर्क को करने के लिए, कि ए फोर्स शुड एक्ट एन ऑब्जेक्ट, की कोई भी फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट पर लगनी चाहिए और उसके साथ साथ क्या हो, डिस्प्लेस्ड वो ऑब्जेक्ट जरूर होनी चाहिए। ठीक है, इतना आता समझ में। अब हम इसका एक फॉर्मूला होता है वो हम ड्राइव करते हैं। मान लेते हैं कि लेट ए कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम कोई एफ फोर्स लगा रहे हैं, द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस थ्रू ए डिस्टेंस एस। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि ये टेबल है, ठीक है, क्या है, ये टेबल है। अब ये कोई हमारी बुक रखी है, इस पर हमने कोई फोर्स लगाई और ये एस डिस्टेंस डिस्प्लेस होकर इसकी पोजीशन यहाँ हो गई। तो हम अगर इसका वर्क डन निकालेंगे तो वो आएगा हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वही हमारा यहाँ लिखा था, वर्क डन इक्वल टू कितना होता है बच्चों, वर्क डन होता है हमारा W, जिसे हम W से डिनोट करते हैं, वो होता है हमारा W इक्वल टू एफ इंटू एस। इतनी आई बात समझ में। इसके बाद देखिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए कि वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। की मैंने उस चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्लियर किया था मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में, तो मैं बस यहाँ यही बताऊँगा और आपको अगर डिटेल में जानना है तो उस वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं हम, अगर हमारा वर्क हैज़ ओनली वर्क क्या हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होती है। द एसआई यूनिट जो है वो क्या होती है, जूल, एंड ये क्या कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके,
अब अगर हम बात की जाए, इसमें एक मैंने नोट्स लिखे हैं कुछ, वो ये है कि इफ़ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन देन द वर्क डन बी टेकन एज पॉजिटिव। मतलब ऐसा समझ सकते हैं, जैसे ये बॉक्स है, ये हम बॉक्स ले लेते हैं, अगर हम फोर्स, एक ही फोर्स लग रही है, वो भी इस डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है, तो हमारा वर्क डन कैसा आ जाएगा, हमारा वर्क डन आएगा, या हमारा जो वर्क डन आएगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा। हम वर्क डन जो लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर हम दूसरी केस लेते हैं कि इफ़ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन द वर्क डन बी टेकन एज निगेटिव। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, देखो यहाँ, उससे समझते हैं। मान ली एक बॉक्स है, ठीक है, अगर हमारे इधर से हम लगा रहे हैं इस पर 20 न्यूटन फोर्स एंड इधर से लगा रहे हैं 5 न्यूटन फोर्स। ओके, ऑब्जेक्ट है वो जो है 5 मीटर डिस्प्लेस हुई, ये और मान लीजिए वो किस डायरेक्शन में हुई, इस डायरेक्शन में हुई, ठीक है। अब हम अब कहेंगे हम वर्क डन कितना होगा, तो देखिए जो हमारा W1 होगा, मतलब 20 न्यूटन के वजह से जो हमारा वर्क डन होगा वो F1 इंटू एस होगा। मान लिया F1 है तो 20 इंटू 100 जूल आ गया। लेकिन जो अगर हम F2, हमारी जो है डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके अपोजिट में F2 लग रही है, तो F2 के वजह से जो हमारा वर्क डन होगा वो हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो गाइज आई थिंक आपको ये जो मैंने नोट्स लिखे थे ये आपको समझ में आ गए होंगे। ये एनसीईआरटी में एग्जैक्टली ऐसे लिखे हैं डेफिनेशन, तो मैंने सोचा कि एक एग्जांपल देकर समझा दिया जाए जो कि आपको क्लियर ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आपको अगर समझ में आ रहा हो तो देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों दूसरा जो हमारा मतलब टॉपिक है वो है एनर्जी। तो एनर्जी की हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए एनर्जी वर्ड इज डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। देखिए डेफिनेशन समझने के बाद ही हमें कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखिए यहाँ हम एग्जांपल से समझते हैं। पहले मान लीजिए कि आपको 1 किलोमीटर की रेस करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। अब उसमें 2 बंदे हैं, तो आप कुछ ना कुछ वर्क करोगे अगर आप 1 किलोमीटर की वो करोगे, लेकिन हर किसी में इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो इतना काम कर सकें। मतलब ऐसे होंगे कि 500 मीटर की मारेंगे तो उन्हें मतलब वो एकदम वहीं रास्ते में गिर जाएंगे, कुछ 100 मीटर पे गिर जाएंगे, कुछ 700 मीटर पे गिर जाएंगे। मतलब बहुत कम लोग होंगे जो कि 1 किलोमीटर की पूरी कर पाएंगे। तो आप समझ रहे हो कि 1 किलोमीटर को करने के लिए कुछ एक सेपरेट एनर्जी चाहिए। मतलब मिनिमम कुछ ना कुछ एनर्जी होगी कि हाँ जितनी एनर्जी इन बंदे में होगी कम से कम वही इस काम को पूरा कर पाएगा। तो यहाँ से यही हमारी डेफिनेशन कहना चाह रही है कि एनर्जी वर्ड इज डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। मतलब अगर वर्क करना है तो आपको एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अगर मैच खेलने तुम जा रहे हो तो अगर तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो बॉलिंग में स्पीड कैसे निकालोगे या आप कैसे अच्छे स्ट्रोक लगाओगे। तो उसके लिए क्या होगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी डेफिनेशन देखिए, एनर्जी इज द क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू ए बॉडी और फिजिकल सिस्टम टू परफॉर्म वर्क ऑन द बॉडी। तो इसके बाद जो हमारी एसआई यूनिट है इसकी वो जूल आ जाती है। देखिए कितनी सिमिलरिटी है दोनों में, एनर्जी और वर्क में। एनर्जी और वर्क में कितनी सिमिलरिटी है कि दोनों की यूनिट भी सेम है। ओके, उसकी भी देखिए आपने वर्क की भी जूल पढ़ी थी और यहाँ भी एसआई यूनिट इसकी भी क्या है, जूल है। की बात करते हैं तो वो होती है हमारी किलोवाट, कैलोरी एंड अर्ग। ओके, अगर हम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो हमारी वेरियस फॉर्म्स होती हैं जिसमें कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है, जिसमें हमारी 2 एनर्जी इंक्लूड होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। और हम जो है स्पेशल तरीके से इसी मैकेनिकल एनर्जी को हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आगे भी समझाऊंगा। हीट एनर्जी आप समझते हो, कोई भी मतलब जब चीज़ हीट होती है जो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है हीट एनर्जी होती है। हम आगे पढ़ेंगे केमिकल एनर्जी, मतलब कोई भी जब रिएक्शन होती है वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है वो केमिकल रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी आप जानते ही हैं। अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मतलब हम अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। ओके, यहाँ देखिए मैंने नोट भी डाल दिया है कि हेयर वी विल डिस्कस ओनली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमारा जो 11th में दे रखा है वो 9th में दे रखा है वो हमारा ओनली मैकेनिकल एनर्जी दे रखा है और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इसका पार्ट है। हमारा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक जो एनर्जी होती है हमारी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दैट एनर्जी विच पर्सिस्ट ड्यू टू इट्स मोशन।
मतलब काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की किस पर डिपेंड करती है, मोशन पर डिपेंड करती है और इसकी स्पीड पर डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब यह है कि कितनी स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रही है, वो इस पर डिपेंड करती है। किस क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए आपको मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको किसी को थप्पड़ मारना है, तो आप उसको बहुत स्लो हैंड लेकर जाइए, उससे लगा दीजिए तो उसको चोट नहीं लगेगी। लेकिन थोड़ी वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो थोड़ी ज़्यादा लगेगी। और फिर जैसे ही बहुत तेज़ी से लाएंगे, मतलब उसे और उसकी वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी और उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके शायद जो फिंगर्स है उसके छप जाएँ। या आपने कभी देखा होगा जो मतलब कारपेंटर होता है, वो कभी किसी कील को ठोकता है तो क्या करता है कि स्टार्टिंग में अगर आप कील को मतलब जो हथौड़ी होती है उसको अगर आप कील के ऊपर ऐसे रख दोगे तो कील नहीं ठुकेगी, लेकिन आप थोड़ी ऊपर लेकर जाकर उस पर मारोगे तो हल्की सी ठुकेगी। लेकिन जैसे ही फिर और ऊपर लेकर जाओगे और स्पीड से लाओगे तो और ज़्यादा ठुकेगी। और इसी तरह से जितनी तेज़ करते रहोगे वो इतनी तेज़ काम करती रहेगी, इतनी तेज़ वो कील अंदर जाएगी। ये एग्जाम्पल हो गया। तो आप यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क देन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली। मतलब दो ही हथौड़ी को ले लीजिए जो कि आइडेंटिकल हैं और उनके एक जो है वो तेज़ स्पीड से आ रही है कील को ठोकने के लिए और एक हल्की स्पीड से आ रही है। तो तेज़ स्पीड से आ रही है, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा अपना वर्क करेगी, वो ज़्यादा जो मतलब कील है उसको अंदर तक बढ़ा देगी लकड़ी में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद इट्स स्पीड। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती रहेगी वैसे वैसे जो है ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जो है क्या होगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। अगर हम डेरिवेशन की बात की जाए तो वो यह है, देखिए हम कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं जिसका मास m है और वो जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से वो क्या कर रही है, मतलब u इक्वल टू 0 भी मान सकते हो या रेस्ट में वो रखी है। एंड देन डिस्प्लेस थ्रू ए डिस्टेंस s व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स f एक्ट्स ऑन इट। और जैसे ही हम उस पर f को ही कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है क्या होती है, s डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो जाती है। ओके, तो वर्क डन आप जानते हैं, मैंने बताया था वर्क डन जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता तो F इंटू एस हो जाएगा। इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। लेकिन अगर हम जैसे उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो u से v हो जाएगी, क्योंकि पहले u थी, मान लिया u इक्वल टू 0 था, लेकिन फोर्स लगाई तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो मान लिया जो उसकी वेलोसिटी थी वो u से v हो गई है ड्यू टू वर्क डन। कुछ वर्क डन हुआ तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई होगी 100%, क्योंकि डिस्प्लेस हुई होगी ऑब्जेक्ट। ओके, तो एंड लेट ए बी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, उसमें कुछ एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हुआ होगा जो हमने ए मान लिया। तो देन वी नो डैट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने तीन इक्वेशन हमारी होती है, उनमें से एक इक्वेशन ये है मोशन की कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ से हम जो s होता है हमारा वो डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम s निकाल लेंगे। ओके, ये आ गया। अब हम जानते हैं F इक्वल टू ma होता है, ये आपको पता है, जो कि किसके अकॉर्डिंग है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। अगर आपने नहीं देखा था, ये भी हमने डिराइव किया था, तो आप फर्स्ट वीडियो जो है मेरे इस चैनल की वो आप देख सकते हो। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमारा W इक्वल टू F इंटू एस वर्क डन आया था टोटल, इसमें हम F और हमारे जो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली है उसकी दोनों की वैल्यू रख देंगे। ओके, तो ये आ गया हमारा। अब हमारा जो u था वो 0 होगा। उसके बाद हमने कुछ वेलोसिटी लगाई थी जो जब ही वो मोशन में आई थी, तो u इक्वल टू जैसे हम v u इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वर्क डन हमारा हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो हमारा वर्क डन है वो इक्वल हो जाएगा चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो इसीलिए अगर हम जब हमने u इक्वल टू 0 पुट किया था वर्क डन हमारा हो गया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा हमारा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हमारा हाफ mv स्क्वायर। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो ड्राइव हो गया। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। मान लिया कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई बॉल है, ठीक है। अब ये बॉल हमने h हाइट पर पकड़ रखी है, वो रेस्ट में है, और हमें पता है जैसे ही ये हम इसे रिलीज़ करेंगे या हम इसे छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये मोशन में आएगी। मोशन में आएगी तो ये इसकी कोई वेलोसिटी होगी तो इसमें कोई ना कोई एनर्जी होगी जो कि हमारी होती है मोशन ड्यू टू वेलोसिटी। कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, हमने अभी पढ़ा है। लेकिन जो एनर्जी है, मतलब हमें पता है कि अगर हम यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो कोई कुछ ना कुछ इससे एनर्जी मिलेगी, ठीक है। जो एनर्जी स्टोर्ड है जब रेस्ट में थी ये ऑब्जेक्ट, वो एनर्जी क्या होगी हमारी,
पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी जितना हम ऊपर लेकर जाएंगे, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, हम ये भी कह सकते हैं उतनी ज़्यादा हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। हम और ज़्यादा हाइट से इसे छोड़ते हैं तो हमें पता है और ज़्यादा स्पीड से नीचे जाएगी। ओके, तो जितनी ज़्यादा स्पीड से जाएगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और इतनी स्टोर्ड उसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। आपको आई थिंक समझ में आ गया। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ इसका। अब ये भी देख सकते हैं आप, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं देखिए एक तो ग्रेविटी पर वो कर रही है, वेरी करेगी mg पर, ठीक है, और आपका एक कर रही है वो h पर। जितना ज़्यादा h होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, नीचे आएगी तो इतनी ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर्ड होगी। ओके, फिर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम एक जो हमारा धनुष होता है, वो जो इसकी स्ट्रिंग होती है, जो इसकी ये स्ट्रिंग है, उसे हम अभी यहीं ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है। फिर हमने दूसरी पोजीशन में क्या करा, इसे थोड़ा सा बेंड किया, पीछे की तरफ लेके गए तो इसमें कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। तो मान लिया इसमें जो है ये अभी 2 मीटर की डिस्टेंस, अगर हम यहाँ से छोड़ते हैं जो एरो है ये 2 मीटर की डिस्टेंस पर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे और पीछे की तरफ बेंड करते हैं, जो हमारी स्ट्रिंग है इसकी, उसे हम और थोड़ी पीछे की तरफ बेंड करते हैं तो इसमें और ज़्यादा स्ट्रिंग और ज़्यादा जो हमारी एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी। क्योंकि हमें दिख रहा है कि अगर हम यहाँ से छोड़ेंगे तो यार कम से कम ग्रेटर देन 2 मीटर तो कम से कम जाएगी एरो, ये तो पक्का पता है, ठीक है। तो हमें ये भी दिख रहा है जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी हमारी स्टोर होगी उतनी ज़्यादा उसे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी पक्का। आपको आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आएगा हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, अभी मैंने ऊपर वैसे समझा दिया था आपको, ये वाला एग्जांपल जो समझाया था बॉल वाला। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। ये कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, लेट इट बी रेज्ड थ्रू ए हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, m मास की, अगर हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे इस हाइट तक, अगर हम इसे उठाना होगा, ठीक है, तो कम से कम जो हमें फोर्स लगाएंगे, अब हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे लेकिन नीचे भी तो हमारी जो ग्रेविटी है वो अपना काम करेगी, तो हमें कम से कम जो ग्रेविटी है उसके इक्वल तो फोर्स लगानी ही पड़ेगी उसे ऊपर जो है लेकर जाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को। इतनी बात समझ में आती है। यही मैंने अभी यहाँ लिखा है कि ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू दिस, अगर मतलब ये तो समझ में आया कि कुछ ना कुछ फोर्स रिक्वायर्ड होगी इसे ऊपर लेकर जाने के लिए अच्छा हाइट तक। लेकिन द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट mg। कम से कम mg के इक्वल तो वो फोर्स होनी चाहिए अगर इसे आपको ऊपर लेकर जाना है अच्छा हाइट तक, ठीक है। वरना नेट फोर्स आपकी जो आप मतलब उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे वो ग्रेविटी से कम होगी, जो अपनी ग्रेविटी काम कर रही है तो आपकी ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमसे कम से कम इतनी फोर्स तो लगानी पड़ेगी। फिर हमारे द ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट। ओके, जो ऑब्जेक्ट है हमारी वो जो एनर्जी गेन करेगी वो किसके इक्वल होगी, वर्क डन के इक्वल होगी। अब वर्क डन कितना होता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हमारी mg हो जाएगी जो हमारी वर्क कर रही है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है h, और जो कि हमारा हो जाएगा mgh। वैसे मैंने आपको ये बता दिया था एग्जांपल, और यहाँ हमारा जो थोड़ा मैंने डिटेल में लिख दिया है, आपका ये NCERT में दे रखा था। के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखिए एनर्जी है क्या, एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय करते हैं। जितनी भी एनर्जी है, ठीक है, उसको अगर हम आज से अगर मतलब उसका अगर हम पूरा ऐड कर लेते हैं उसकी वैल्यू, अगर वो आज के 100 साल पहले की कंपेयर करें आज के, या आज से अगले 100 साल के, तो वो हमेशा इक्वल रहेगी। इसका मतलब ये है कि ना तो एनर्जी आज तक क्रिएट की गई है और ना ही होगी, और ना ही डिस्ट्रॉय की गई है और ना ही होगी। फिर हम चेंज तो कर सकते हैं लेकिन उसको क्रिएट या हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है अब से 100 साल पहले या अब के 100 साल बाद, वह हमेशा कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। इसे देखिए हम वो करने के लिए हम मान लेते हैं लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m बी मेड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम ए हाइट h। मतलब कोई मास ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसका m है, उसे हम जो कुछ हाइट से ऐसे ही छोड़ देते हैं। जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh होगी स्टार्टिंग में जब वो रेस्ट में होगी,
एंड काइनेटिक एनर्जी वहाँ उसकी जीरो होगी, क्योंकि वेलोसिटी उसकी क्या होगी, जीरो होगी। ओके, जैसे हम उसे नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो मोशन में आएगी, तो उसे कुछ वेलोसिटी मिलेगी, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी उस इतनी स्पीड से उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी सब। ठीक है, इफ़ वी इज़ द वेलोसिटी देन काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ एम वी स्क्वायर आ गई। तो ये ध्यान रखना है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कैसे एकदम चेंज हुई, लेकिन हमने काइनेटिक एनर्जी वो तो नहीं की, अलग से क्रिएट तो नहीं की कि वेलोसिटी की वजह से अलग से क्रिएट हुई हो। अगर वो एक पॉइंट ऐसा आया होगा जहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई होगी और वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ओके, तो ये हमेशा हमारी कांस्टेंट हमेशा रहने वाली है। इसके बाद आता पावर या पावर वर्क एनर्जी, बहुत अच्छा इनका रिलेशन है आपस में। अब एक बात ध्यान रखो, मान लिया कभी आपसे कहा जाए कि वही मैंने 1 किलोमीटर वाला रेस का मैंने एग्जांपल दिया था कि 1 किलोमीटर की आपको रेस लगानी है। ठीक है, 2 बंदों में इतनी कैपेबिलिटी है, मतलब इतनी एनर्जी है। अगर कैपेबिलिटी की बात आएगी, क्या आएगा उसमें, एनर्जी की बात आएगी। तो इतनी एनर्जी है कि 1 किलोमीटर की वो रेस लगा सकते हैं। लेकिन एक बंदा है जो कि 15 मिनट्स में पूरी कंप्लीट कर रहा है और दूसरा कर रहा है 18 मिनट्स में। यार एनर्जी तो थी, लेकिन हम कहेंगे भाई इसकी पावर ज़्यादा थी, मतलब इसकी पावर ज़्यादा थी जिसने 15 मिनट्स में पूरी की, और जिसने 18 मिनट्स में की इतनी पावर नहीं थी कि वो इतनी स्पीड से कर सके। मान लिया, समझ में आया, आई थिंक आ गया होगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी पावर होती है वह हमारी टाइम पर डिपेंड करती है। तो इसीलिए हमारा जब पावर का फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं वो होता है हमारा वर्क डन अपॉन टाइम। इसका मतलब यह है कि जितना ज़्यादा टाइम होगा, देखिए अभी मैं 1 मिनट रुकिए, अगर हम यहाँ टाइम बढ़ाते जाएंगे तो पावर हमारी कम होती जाएगी, और जैसे ही हम यहाँ टाइम हमारा जितना कम यूज़ करेंगे इतनी ही हमारी ज़्यादा क्या होगी, पावर होगी। इसलिए हमारी पावर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और आप देख सकते हो कि पावर और वर्क और एनर्जी आपस में इतनी ज़्यादा हुआ है कि आपको इसकी यूनिट भी सेम ही मिलेगी। और यहाँ अगर आपको मतलब लार्जर यूनिट्स चाहिए तो आपकी किलोवाट है उसके लिए। तो गाइज़ हमारा लेक्चर आज इतना ही कंप्लीट हो गया है, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको डाउट हो या कोई मेरी मिस्टेक हुई हो वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। जल्दी से जल्दी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।